हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 की चौथी हेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान समझिएगा। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप देख रहे हैं जो फीमेल प्राइमेट्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। फीमेल प्राइमेट्स के एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो आप देख रहे हैं मंकी, एपी, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मंकी, एपी एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये प्राइमेट्स कहलाते हैं। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये तो फीमेल प्राइमेट्स के लिए है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल को, तो अगर फीमेल नॉन प्राइमेट्स होंगे तो उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा उसको क्या कहेंगे? फीमेल नॉन प्राइमेट्स हैं तो उनमें होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है फीमेल नॉन प्राइमेट्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल को ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ओएस्ट्रस साइकिल इट इज होमोलॉगस टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम ओएस्ट्रस साइकिल के नाम से जानते हैं और यह होमोलॉगस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, अकर ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और ये साइकिल्स जो है केवल नॉन प्राइमेट्स में ब्रीडिंग सीजन में होते हैं। और ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मोनोएस्ट्रस और एक होता है पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस में ओनली वन साइकिल इन होल ब्रीडिंग सीजन, पूरे ब्रीडिंग सीजन में केवल एक बार साइकिल होता है, इन्हें मोनोएस्ट्रस कहेंगे। एग्जाम्पल है डॉग। ठीक है, पॉलीएस्ट्रस मेनी साइकिल इन वन मेटिंग सीजन हैविंग शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल में कम टाइम पीरियड्स में मेनी साइकिल्स होते हैं मेटिंग सीजन के दौरान, इसे हम पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका रैट, माइस, ठीक है, ग्यूनिया पिग्स। ठीक है, तो ये आपने देखा ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में। अब हम आते हैं अपने प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो देखें ध्यान से, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्के। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है, पहली जब बार जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी के टाइम में, तो इसे हम मेनार्के कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्के। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में पहली बार जो मेंस्ट्रुएंस स्टार्ट होगा तो उसे हम मेनार्के कहेंगे, और जब एंड होगा, समाप्त होगा, तो उसे हम मीनोपास कहते हैं। ठीक है, अभी आगे देखा जाएगा। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ह्यूमन फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स है वह एवरेज इंटरवल के बाद होता रहता है, 28 या 29 डेज के बाद। ठीक है, तो एक साइकिल जो है वह 28 या 29 दिन के बाद फिर से स्टार्ट होती है। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 और 29 डेज, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation till the next one is called menstrual cycle। ठीक है,
तो अब आप देख रहे हो कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच का जो ठीक है पीरियड है उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहेंगे। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट, ठीक है, एक मेंस्ट्रुएशन से अगला मेंस्ट्रुएशन को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द menstrual cycle. One ovum is released during the middle of cycle, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यह जो menstrual cycle है जो कि 28 या 29 दिन की होती है, इसके मिडिल टाइम में 14वें दिन हम कह सकते हैं ओवुलेशन की घटना होती है, ओवम रिलीज होता है। One ovum is released, that is ovulation during the middle. देखिए ध्यान से, of each menstrual cycle, ठीक है। तो हर menstrual cycle के मिडिल स्टेज में ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। द मेजर इवेंट ऑफ menstrual cycle are shown in figure 2.9, ठीक है। तो menstrual cycle में जो मेजर इवेंट हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं, उनको यहाँ पे फिगर 2.9 में दिखाया गया है। तो आइए स्टडी करते हैं फिगर 2.9 को। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट ड्यूरिंग अ menstrual cycle, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले अलग अलग इवेंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। देखें ध्यान से, इसमें आप देख रहे हैं यूटेराइन इवेंट, ओवेरियन इवेंट, ठीक है। ये दो घटनाएं हैं। एक यूटेराइन इवेंट्स में यूट्रस में कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। ओवरी में कौन सी घटनाएं होंगी जिसे हम ओवेरियन इवेंट्स कहेंगे। हार्मोन्स के क्या चेंजेज होंगे, ओवेरियन हार्मोन लेवल के बारे में बात करेंगे हम लोग, और प्यूटिटरी हार्मोन लेवल के बारे में बात करेंगे। प्यूटिटरी हार्मोन लेवल एंड ओवेरियन हार्मोन लेवल, ठीक है। प्यूटिटरी से निकलने वाले हार्मोन हैं FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि ओवेरी से निकलने वाले हार्मोन हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये हैं आपके ओवेरियन हार्मोन, ठीक। डे को आप देखें, डे में आप देख रहे हैं 1 से लेकर 29 तक दिखाया गया है डे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 के बाद 3 लिखा गया, 2 का लाइन बनाया गया है केवल। तो 1 2 3 से लेकर आप देख रहे हैं 29 तक साइकिल है। फिर जो है आपका 1 नंबर आ जा रहा है। अभी आपने पढ़ा है कि जो नेक्स्ट साइकिल बिगिंस होती है वह 28 से 29 दिन के बाद स्टार्ट होती है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि 3 से 5 दिन तक यहाँ पे मेंसेस की घटना को दिखाया गया है। या मेंसेस, यहाँ पे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वह अलग होता है मेंसेस के रूप में, ठीक। फिर जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम फिर से बनना स्टार्ट होता है, और फिर जो नेक्स्ट जब साइकिल बिगिंस होता है तो फिर मेंसेस होता है और एपिथेलियम नष्ट होते हैं। इसको अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम 4 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेज। फर्स्ट को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुएशन, नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन, या इसे हम मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज कह सकते हैं, जो 3 से 5 दिन का होता है। सेकेंड है आपका फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज जिसे हम प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलीफेरेटिव
फिरेटिव फेज भी कहते हैं, या फिर हमें इस्ट्रोजन फेज भी इसको कह सकते हैं, इस्ट्रोजन फेज भी कह सकते हैं, जो कि 6 से लेकर 13वें दिन तक होती है। ठीक है, 3 से 5 दिन की होती है आपकी मेस्चुरेशन फेज, या फिर मेस्ट्रुअल फेज, या ब्लीडिंग फेज आप कह सकते हैं। सेकेंड आपका फॉलिक्यूलर फेज, या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, या फिर इस्ट्रोजन फेज, जो कि 6वें से 13वें दिन तक होती है। तीसरा जो है आप ऐड कर सकते हैं इसमें ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज जो कि 14वें दिन होती है। ठीक है, 14वें दिन जो है ओवुलेटरी फेज होती है, जिस दिन ओवुलेशन होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट के रूप में बाहर निकलता है। ओवुलेशन की घटनाएं जो 14वें दिन होती है, इसको हम ओवुलेटरी फेज के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चौथा, उसे आप कह सकते हैं लुटियल फेज, या इसे हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, जो 15वें से 28वें दिन तक होती है, जो कि सिक्रेटरी फेज है। ठीक है, तो लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज जो कि 15वें से 28वें दिन तक होती है। तो इन्हीं के बारे में जो है हम लोगों को स्टडी करना है। तो ये आपने फिगर के बारे में देखा। 2 इवेंट हैं, यूटेराइन इवेंट, ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन हार्मोन में इस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, और पिट्यूटरी हार्मोन में एफएसएच है, एलएच है। आप देख रहे हो कि दोनों हार्मोन का लेवल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है एकदम लो लेवल पे चल रहा है 14वें दिन। 14 दिन के बाद आप देख रहे हो 15वें दिन जो है, 15 दिन के बाद जो है इसका लेवल हाई हो रहा है, बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इस्ट्रोजन हार्मोन का आप देख रहे हो 14वें दिन जो है इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जा रही है, यह नॉर्मल पे है, ठीक है, फिर बढ़ रहा है और 14वें दिन हाई है। ऊपर एफएसएच एलएच भी जो है 14वें दिन हाई हो जा रहा है। उस तरह से आप देख रहे हो कि एफएसएच पहले हाई है, एलएच लो है, फिर एफएसएच घट रहा है, एलएच जो है धीरे धीरे दोनों एक टाइम पे बढ़ जा रहे हैं। तो जिस समय एलएच और एफएसएच अपने हाई पीक पे हैं 14वें दिन, ठीक है, उस टाइम में इस्ट्रोजेंस भी अपने हाई पीक पे है, प्रोजेस्टेरोन अपने नॉर्मल में है, उस समय ओवुलेशन की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद आप देख रहे हो एलएच और एफएसएच की वैल्यू जो है कम होती जा रही है, ठीक है, और आपका इस्ट्रोजेंस हार्मोन भी कम होते जा रहे हैं, ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद बाकी जो एफएसएच एलएच हैं, इस्ट्रोजेंस हैं, उन हार्मोन के लेवल घटते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन जो है बढ़ता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है पहले एनसीईआरटी में, फिर से समझा जाएगा। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ठीक है, तो साइकिल जो है स्टार्ट होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, साइकिल स्टार्ट होता है व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो मेंस्ट्रुअल फेज जब स्टार्ट होगा तो इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होंगे और ये 3 से 5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट, ठीक है, अब यह जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, यह क्यों हो रहा है, इसमें क्या होता है? तो द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, यह जो आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग आप देख रहे हैं यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यह ब्रेक डाउन होता है, यह टूटता है। ठीक है, यह टूटता है, एंडोमेट्रियम के जो स्ट्रिप्स हैं, लाइनिंग हैं, यह ब्रेक डाउन होंगी और उसके साथ 30 to 40 ml ब्लड, ल्यूकोसाइट एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम बाहर निकलते हैं। ठीक है, 3 से 5 दिन तक। तो
मैस्चुरेशन के टाइम में, जिसे हम मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज कहते हैं, जो कि 3 से 5 दिन की होती है, इसमें आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेकडाउन होगी यूट्रस के, एंड इट्स ब्लड वेसल्स विथ फॉर्म लिक्विड, ठीक है, साथ में उसके ब्लड वेसल्स भी ब्रेक होंगे लिक्विड के रूप में, दैट कम आउट थ्रू वेजाइना, और वेजाइना से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि द मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेक डाउन होगी यूट्रस में, एंड ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वेजाइना, ब्लड वेसल्स उसके साथ जो है ल्यूकोसाइट, अनफर्टिलाइज ओवम, ये वेजाइना से बाहर निकलते हैं 3 से 5 दिन के अंदर। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। ये जो फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, यह तभी होगा जब ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होगा। जो ओवम, ओवुलेशन के कारण ओवम निकला है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब जो है मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, ब्लीडिंग फेज आएगी। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो यह आपका ब्लीडिंग फेज जो है स्टॉप हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज स्टॉप हो जाएगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना, लैक हो जाना, रुक जाना, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आ रहा है, ब्लीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है यह प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर रहा है। फिर भी हाउएवर इट मे नॉट बी काज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग काज, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल फेज नहीं हो सकता है, ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। वह रीजन है स्ट्रेस, तनाव, पुअर हेल्थ, ETC, ठीक है। तो तनाव और स्वास्थ्य सही न होने की वजह से भी मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता है, रुका रहता है, ठीक है। तो हाउएवर इट मे आल्सो बी काज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग काजेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ETC, ठीक है। तो यह था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं या इसे ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, जो 3 से 5 दिन तक चलता है, जिसमें यूट्रस के एंडोथीलियम्स की जो लाइनिंग्स हैं उनका ब्रेकडाउन्स होता है, 30 to 40 ml ब्लड्स, साथ में ल्यूकोसाइड और अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो हैं वेजाइना से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड फेज, जिसे हम फॉलिक्यूलर फेज या इसे प्रोलिफरेटिव फेज या इसे हम एस्ट्रोजन फेज भी कह सकते हैं। जो सेकेंड फेज है, जो 6वें से 13वें दिन के बीच में होता है, ठीक है। तो द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाय द फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज आता है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इस फेज में, फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, तो जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं ओवरी में, ओवेरियन इवेंट स्टार्ट होगी, डेवलपिंग फॉलिकल्स जो हैं वे धीरे धीरे मैच्योर फॉलिकल में चेंज होते हैं, जिन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होते हैं। और इस टाइम आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ओवेरियन हार्मोन, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भी आप देख रहे हैं जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, FSH और LH, उनका भी लेवल जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाय फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज आता है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो इस दौरान जो है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वे मैच्योर होके फुली डेवलप ग्राफियन फॉलिकल में
चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, और जो एंडोमेट्रियम है जो टूट गया था वह फिर से रीजनरेट होता है, वह फिर से बनने लगता है, फिर से यह बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फॉलिक्यूलर फेज में दो घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। पहली घटना में आप देख रहे हैं जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी में वह ग्रो करके पूरी तरह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है यह भी फिर से प्रोलिफरेशन के थ्रू रीजनरेट होती है। व्हाट इज प्रोलिफरेशन? तो प्रोलिफरेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल टिश्यू। ठीक है, तो जो प्रोलिफरेशन है इसे हम कह सकते हैं यह एक प्रोसेस है जिसमें रैपिड ग्रो होता है, इंक्रीज होता है सेल्स में, टिश्यू में। ठीक है, तो तेजी से जो यूट्रस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की वो तेजी से बनना शुरू हो जाती है, और आपका फॉलिकल्स भी मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में, और इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज या फिर एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन लेवल भी हाई होता है। ठीक है, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं चाहे वह ओवरी में हो चाहे यूट्रस में हो, यह चेंजेज क्यों हो रहे हैं? तो ये चेंजेज हो रहे हैं ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से और पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाई चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। तो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंज होने की वजह से, ठीक है, ओवरी में या फिर यूट्रस में चेंजिंग होते हैं। तो ओवरी में हार्मोन आप देख रहे हैं एस्ट्रोजेंस का लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन हाई हो रहा है, और पिट्यूटरी में एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन जो हैं हाई हो रहे हैं। ठीक, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज के दौरान जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं एफएसएच और एलएच यह इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज गोनाडोट्रोपिन्स increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicles। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये फॉलिक्यूलर को डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलेट भी करते हैं एफएसएच और एलएच हार्मोन, और इसके साथ साथ एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उसके भी सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे की वजह से फॉलिकल्स जो हैं ग्रो करें। तो आप देख रहे हैं जो एस्ट्रोजेंस हार्मोन हैं ये भी बढ़ रहे हैं, जिससे फॉलिकल जो है मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और साथ साथ जो आपके हार्मोन्स है एफएसएच एलएच इसकी भी लेवल बढ़ रही है। ठीक, तो द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं यह धीरे धीरे बढ़ते हैं ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ एस्ट्रोजेंस भी निकलते हैं जो कि ग्रोइंग फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डेज। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं LH और FSH, ये
साइकिल के मिडिल टाइम में लगभग 14वें दिन अपने पीक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एकदम हाई लेवल पे चले जाते हैं। तो यह हाई लेवल आप देख रहे हैं, यह 14वें दिन होता है, अपने पीक लेवल पे 14वें दिन पहुंच जाते हैं। LH और FSH दोनों का लेवल क्या है? हाई है। उस समय एस्ट्रोजेंस का लेवल भी आप देख रहे हैं हाई है। ठीक है, देखें ध्यान से। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14 days. Rapid secretion of LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तेजी से जो सिक्रीशन हो रहा है और वह मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जा रहा है 14वें दिन। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum, ovulation। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि LH सर्ज जो है LH सर्ज, यह क्या होता है? LH सर्ज तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। LH सर्ज जो है वो रैपिड सिक्रीशन है LH का, जो कि साइकिल के मिड टाइम में होता है, मैक्सिमम लेवल पे LH पहुंच जाता है और इसी को LH सर्ज कहते हैं। और इसकी वजह से इंड्यूज ठीक है, रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं वे रैप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से ओवम रिलीज होता है, प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूसेस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयरबाय रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो यह आपने देखा, सर्ज मीन्स अ सडन स्ट्रांग एंड ऑफ्टन टेम्पररी इंक्रीज इन समथिंग। कोई चीज अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए उसी को हम सर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे जो तेजी से बढ़ रहा है वो आपका LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसलिए हम इसको LH सर्ज कहते हैं, जो कि लगभग 14वें दिन होता है। और इसी टाइम में जो है इंड्यूसेस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, इसी टाइम में ग्राफियन फॉलिकल भी रैप्चर होते हैं, टूटते हैं, और वहाँ से ओवम रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे। द ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को क्या कहेंगे? ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलो बाय द लुटियल फेज। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज कह रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है, ओवम, ठीक है, ओवम बाहर निकल रहा है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल रहा है, ओव्यूलेशन, इसे हम ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका फेज था जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, सेकेंड को फॉलिक्यूलर फेज, और यह जो 14वें दिन है इसे हम ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है आपका लुटियल फेज, जिसे हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं, जो 15 से 28वें दिन तक होती है। ठीक है, इस दौरान आप देख रहे हैं जब लुटियल फेज आता है तो जो ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स था उसके फटने की वजह से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो बच जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट ओवम के बाहर निकलने के बाद जो मटेरियल बच गए उसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम, डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम। और यह कार्पस ल्यूटियम जो है, जो ओवम के अलग होने के बाद बना है, यह हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उस हार्मोन को कहते हैं प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। तो यह डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालने लगता है और इसका लेवल बढ़ता रहता है। तो जब तक ये आपका कार्पस ल्यूटियम रहेगा तब तक इस हार्मोन की लेवल हाई रहेगी। ठीक है, और जब यह डिजनरेट होने लगेगा, ठीक है, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम जब रिग्रेट होने लगेगा, टूटने लगेगा, तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटने लगेगा और नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, न्यू साइकिल जो है स्टार्ट होगी। तो अगर जो है
न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं होने देना है, तो इस हार्मोन का लेवल मेंटेन रहना है, बढ़े रहना है बॉडी में। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा तब तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं लुटियल फेज, जिसे सेक्रेटरी फेज कहते हैं, जो 15वें से 28वें दिन तक होती है। देखें, द ओवुलेशन ओवुलेटरी, ठीक है, ओवुलेटरी फेज इज फॉलो बाय द लुटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ओवुलेटरी फेज के बाद, एवोल्यूशन के बाद, ओवम के निकलने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स का जो हिस्सा बच जाता है वह बदल जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस ल्यूटियम। द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को बने रहने के लिए, एंडोमेट्रियम बना रहे, इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होना जरूरी है। तो जब तक कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम जो है मेंटेन रहेगी। तो द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोगेस्टेरोन हार्मोन विच इज essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum. अब ध्यान से समझिए, यह जो एंडोमेट्रियम है यह जरूरी है। फर्टिलाइज जो ओवम है वह आके इसी एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वह आके इसी एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा। इसलिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगा, प्रोगेस्टेरोन का लेवल लो हो जाएगा, तो फर्टिलाइज्ड ओवम जो होगा वह आके जुड़ नहीं पाएगा, प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। फर्टिलाइज ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज ओवम को जुड़ने के लिए एंडोथीलियम का होना जरूरी है। एंडोथीलियम का होना जरूरी है। ठीक है, तो सच एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो दूसरी घटनाएं हैं, दूसरी इवेंट्स हैं, इनके लिए एंडोमेट्रियम की होना जरूरी है, जो मेंटेन करने का काम करता है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, जो निकालता है कार्पस ल्यूटियम, जो बना है ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से, ओवम के अलग होने से। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो जो सारे इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाएंगे, एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और कोई मेंस्ट्रुएशन अब नहीं होगा। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा? ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यह कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, रीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम। और जब कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल लो होने लगेगा और फिर जो है नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, फिर आपका मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा और मेंसेस आएंगे और ठीक है, जो थीलियम है, एंडोमेट्रियम जो है, यह अलग होने लगेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो
menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of the endometrium leading to menstruation, making a new cycle. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कार्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने की वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल लो हो जाने से, ठीक है, दिस काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा, टूटने लगेगा, जिसकी वजह से लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन होगा, मेकिंग अ न्यू साइकिल, और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर ऑफ एज. ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वह लगभग 50 ईयर एज में सीज हो जाती है, बंद हो जाती है. दैट इज टर्म एज मीनोपॉज, और इसे हम मीनोपॉज कहते हैं. तो आपने देखा कि प्यूबर्टी के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसे हम मेनार्के कहते हैं, और लगभग 50 ईयर में बंद होती है, जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं. ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर ऑफ एज. दैट इज टर्म मीनोपॉज. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है, अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो इसका मतलब नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है. तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्के एंड मीनोपॉज. ठीक है, तो यह जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है, जो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता है, जो मेनार्के से स्टार्ट होकर मीनोपॉज पे समाप्त होता है. ठीक है, एक्सटेंड बिटवीन मेनार्के एंड मीनोपॉज. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी ज़रूरत होती है. जब मेंस्ट्रुअल फेज रहता है 3 से 5 दिन तक, तो उस दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ज़रूरत होती है, काफ़ी स्वच्छता की ज़रूरत होती है. उस दौरान मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि हाइजीन और सैनिटेशन मेंस्ट्रुएशन के दौरान होना बहुत ज़रूरी है. मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली. ठीक है, तो डेली जो है आपको नहाना है, बाथ करना है और साफ़ सुथरा रखना है. टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली. यूज सैनिटरी नैपकिन आर क्लीन होममेड पैड. ठीक है, ब्लड को सोखने के लिए जो, ठीक है, जो वेजाइना से बाहर निकलना है उनको सोखने के लिए आपको सैनिटरी नैपकिन का यूज करना है, और नहीं तो क्लीन होममेड पैड का यूज करना है. चेंजेस सैनिटरी नैपकिन आर होममेड पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर एज पर द रिक्वायरमेंट. जैसी ज़रूरत हो वैसे ये जो होम मेड पैड्स हैं या सैनिटरी नैपकिन्स हैं, इनको 4 से 5 घंटे पर चेंज करते रहना है. ठीक है, डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन प्रॉपरली, रैपिंग इट विथ द यूज्ड पेपर. ठीक है, इसको जब आप डिस्पोज करेंगे तो पेपर में अच्छे तरीके से लपेट के इसको डिस्पोज करना है. ठीक है, डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन properly wrapping it with used paper. Do not throw the used napkin in the drain pipe or toilet or in the open area. सैनिटरी नैपकिन को या फिर क्लीन होममेड पैड्स को आपको ड्रेन पाइप में नहीं डालना है, टॉयलेट्स में नहीं डालना है, ओपन एरिया में नहीं फेंकना है. ठीक है, इसको पेपर में लपेट के जो है डिस्पोज करना है. आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड विथ सोप. नैपकिन को हैंडलिंग करने के बाद अपने हाथों को सोप से वॉश कर लेना है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन का होना जरूरी है.
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे आप एमसी साइकिल भी कह सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि यह 1 से 28 या 29 दिन की ये घटनाएं होती हैं, जिन्हें हम अलग अलग फेज के रूप में डिवाइड करते हैं 4 फेज में। द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेज: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज जो 3 से 5 दिन तक होती है, यह आपने देखा 3 से 5 दिन तक। फॉलिकुलर फेज, जिसे हम प्लोरीफेरेटिव फेज या एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं, जो 6 से 13 दिन तक होती है। उसके बाद एक ऐड कर सकते हैं आप ओव्यूलेटरी फेज, जो कि 14वें दिन होती है लगभग में। चौथा है आपका ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, जो 15वें से 28वें दिन तक होती है, और फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिंस हो जाता है। इस दौरान जो है यूटेराइन इवेंट्स होते हैं, ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में चेंजिंग होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में चेंजिंग होते हैं। ठीक है, मेंसेस होते हैं 1 से 5 दिन तक। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि ओवेरियन हार्मोन्स में चेंजेज हो रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन में चेंजेज हो रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स में। 14वें दिन जो है ओव्यूलेशन हो रहा है, जिस समय LH अपने पीक पॉइंट पे है, जिसे हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में, जो ओव्यूलेटरी फेज की बात है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। ओव्यूलेटरी फेज में LH और FSH दोनों जो हैं अपने पीक लेवल पे होते हैं इन द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डेज, 14वें दिन। ठीक है, रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ओवम। इस दौरान जो है ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होती है और ओवम बाहर निकलता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेज: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। ठीक है, लिक्विड्स जो बाहर निकलते हैं, लिक्विड्स में आप कह सकते हैं स्ट्रिप्ड ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती हैं, 30 to 40 ml ब्लड्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोलिफरेशन के बारे में बात की थी। प्रोलिफरेशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं प्रोलिफरेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और टिश्यू। नंबर ऑफ सेल या टिश्यू जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जिसे हम प्रोलिफरेशन कहते हैं। ठीक है, इन फॉलिकुलर फेज में आप कह सकते हैं FSH, LH एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेज एंड एंडोमेट्रियम स्टार्ट रीबिल्डिंग। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में FSH, LH और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है इंक्रीज हो जाता है, और इस दौरान एंडोमेट्रियम जो है रीबिल्डिंग होती है, बनती है। इन ल्यूटियल फेज रिसीविंग द फर्टिलाइज ओवम, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ल्यूटियल फेज में, ठीक है, जो कि 15वें से 28वें दिन तक होती है, इस दौरान जो है फर्टिलाइज ओवम को रिसीव किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। इन ल्यूटियल फेज रिसीविंग द फर्टिलाइज ओवम, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। LH कॉजेज ओवुलेशन एंड डेवलप कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, LH जो है ओवुलेशन कराता है, कार्पस ल्यूटियम डेवलप होते हैं, इससे ग्राफियन फॉलिकल चेंज होता है कार्पस ल्यूटियम में ओवुलेशन के बाद। द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन हार्मोन निकालता है, विच इज स्टिमुलेट यूटेराइन ग्लैंड, जो यूटेराइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो यूटेराइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। ठीक है, और इस प्रोगेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूटेराइन ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहे हैं और वाटरी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहे हैं। टू प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएंगे। दिस काज, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोथीलियम लीडिंग टू मैस्चुरेशन। ठीक है, मैस्चुरेशन, इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा एंडोथीलियम का, और इससे मैस्चुरेशन होगा, मेकिंग अ न्यू साइकिल। हार्मोनल कंट्रोल की बात अगर किया जाए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर 1, मेंस्ट्रुअल फेज इज काज बाय रिडक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन्स हैं, प्रोगेस्टेरोन्स हैं, इनके लेवल का
रिडक्शन होने पर, इनके लेवल में कमी होने पर मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज इज काज बाई रिडक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोलिफरेटिव फेज इज काज बाई द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है। एलएच काजेज ओवुलेशन, एलएच जो है ओवुलेशन काज करता है। सिक्रेटरी फेज इज काज बाई, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन। सिक्रेटरी फेज जो है वह प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन के इंक्रीज प्रोडक्शन होने की वजह से होता है। ठीक है, फिर हमने आप देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स में होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंट्रोल होता है एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा। फर्स्ट मेंसेस इज कॉल्ड मेनार्के, फर्स्ट मेंसेस को मेनार्के कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म है, इसके बारे में आप देख लें। एक है आपका डिस, ठीक है, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया इज ए पेनफुल मेंसेस। मेंसेस अगर पेनफुल हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर पेन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया इज ए पेनफुल मेंसेस। ठीक है, एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब इज नॉन ऑकरेंस ऑफ मेंसेस। अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं, मेंसेस अब्सेंस हैं, इसे हम एमेनोरिया कहेंगे। एमेनोरिया मेंसेस नॉन ऑकरेंस है, अब्सेंस है, मेंसेस मेंसेस नहीं आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एमेनोरिया। ठीक है, ओलिगोमेनेरिया, एल्गोमेनेरिया इज ए इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसे हम ओलिगोमेनोरिया कहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा डिसमेनोरिया, एमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया। ओस्ट्रस साइकिल से आपने देखा ओस्ट्रस साइकिल, इट इज, ठीक है, होमोलॉगस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉन प्राइमेट मेमल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होमोलॉगस होता है ओस्ट्रस साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट्स मेमल में होता है। इट अकर ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और यह ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही होता है। ठीक है, और यह टू टाइप्स के होते हैं, मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस ओनली वन साइकिल इन होल ब्रीडिंग सीजन, केवल ब्रीडिंग सीजन में एक ही बार साइकिल होगा, जैसे डॉग में। पॉलीएस्ट्रस में मेनी साइकिल्स इन वन मेटिंग सीजन, वन मेटिंग सीजन में कई बार साइकिल्स होंगे। हैविंग शॉर्ट इंटरवल, कम कम टाइम में। एग्जाम्पल है रैट, माइस, पिग, इटीसी। ठीक है, गोनिया पिग्स, इटीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।